क्रांतिकारिता के चक्कर में पूरी तरह चुनाव आयोग के भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्वयं की वेबसाइट पर भी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हुई हैं। नमस्कार, विजन वर्ल्ड के खास कार्यक्रम मुद्दों के महाशो आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आर पार में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपराधियों के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ पूरी सियासत एकजुट हो गई है। संसद के मानसून सत्र में इन दोनों फैसलों के खिलाफ विधेयक लाकर उन्हें रद्द करने की तैयारी भी हो गई है। साफ है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से राजनीतिक दल खुद को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास प्रोग्राम आर पार में। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वाहिद नसीम साहब। नसीम साहब, स्वागत है आपका। सरकार ने जिस आरटीआई को जनता के हाथ में ताकत देने का सबसे बड़ा हथियार बताया था, अब वही सरकार उसी आरटीआई से डर गई है। यही कारण है कि केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को तय किया कि राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे में आने से रोकने के लिए इस कानून में संशोधन किया जाएगा। सरकार इस मामले पर सभी पार्टियों की राय पहले ही ले चुकी है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी इस कानून में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को संसद में समर्थन देने का भरोसा दिला दिया है। इस मामले में लगभग सभी राजनीतिक दलों की एक राय है। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कि हम अति क्रांतिकारिता के चक्कर में पूरी तरह चुनाव आयोग के भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्वयं की वेबसाइट पर भी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हुई हैं। सूचना के अधिकार नाम का हथियार लोगों के हाथों में थमाने वाली कांग्रेस सरकार खुद इसके जाल में फंस गई है। सरकार जानती है कि अगर राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया गया तो उनकी सारी पोल खुल जाएंगी। ऐसे में सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान करने वाले एक संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो कभी कहीं ऐसा न हो कि हम अति क्रांतिकारिता के चक्कर में एक एडवेंचरिज्म का अप्रोच लेकर के हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। और इस दृष्टि से देखने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निर्णय से पूरी तरह असहमत है। कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दल अरबों का चंदा जुटाते हैं, लेकिन ये पता करना आसान नहीं है कि उनकी थैली भरता कौन है। आरटीआई कानून के तहत लाए जाने का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों का दावा है कि वे सारी जानकारी आयकर विभाग को देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे 80 से 90% दानदाताओं के बारे में जानकारी नहीं देते। कानूनन 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा होने पर ही दानदाता का नाम बताना जरूरी है। यही वजह है कि कांग्रेस, बीजेपी नहीं बल्कि देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां केंद्रीय सूचना आयोग के उस फैसले से सख्ते में हैं। राजनीतिक दल नैतिक रूप से जनता के प्रति जवाबदेह हैं और कानूनी तौर से चुनाव आयोग के प्रति। चुनाव आयोग जो भी जानकारियां मांगता है या जो जानकारियां कानूनी प्रावधानों के तहत उसे दी जानी चाहिए, वो चुनाव राजनीतिक पार्टियां देती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्वयं की वेबसाइट पर भी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हुई हैं। इस मुद्दे पर एक मसौदा नोट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने तैयार किया। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, बसपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार की ओर से परोक्ष रूप से काफी वित्त पोषण मिलता है। इसलिए उन्हें जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आरटीआई कानून के तहत उनका स्वरूप सार्वजनिक इकाई है। आरटीआई ने जो फैसला दिया है, एक तरह से पार्लियामेंट के भीतर साफ हो गया था कि पार्टियां इसके अंदर नहीं रहेंगी। इसका एक ही कारण है कि हम पूरी तरह चुनाव आयोग के लिए अकाउंटेबल। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उस समय भी हमको सब तरह का हिसाब देना पड़ता है।
जानकारों की माने तो राजनीतिक पार्टियों को डर है कि अगर सूचना का अधिकार उन पर लागू हो गया तो नियमों की आड़ में जारी ये खेल खुल सकता है। गौर करने की बात है कि 2010 और 2011 के बीच में कांग्रेस को महज 717 लोगों ने ही 20,000 रुपए से ज्यादा का दान दिया। वहीं बीजेपी में यह संख्या महज 502 है। इन सब के बावजूद राजनीतिक दल खुद को पाक साफ ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ दिखने वाले राजनीतिक दलों को केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले ने एकजुट कर दिया है। सिर्फ सीपीआई अकेली ऐसी पार्टी है जो पहले दिन से दलों को आरटीआई कानून के तहत लाने की हिमायत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन वर्ल्ड। जब से सूचना का अधिकार कानून इस देश में लागू हुआ है, निश्चित रूप से इस देश की आवाम ने काफी इसके फायदे उठाए हैं। बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं, लोगों को काफी हद तक इस कानून का फायदा मिला है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों को इसमें आने की बात कही गई, वहीं सब खेल बिगड़ गया है। यानी राजनीतिक दल अपने गिरेबां तक आने वाले हर उस हाथ को काट देना चाहते हैं जिसके चलते उनका वो जो भी कर रहे हैं वो आम आदमी के सामने नहीं आ सके। भाई जी, सबसे पहला सवाल, लोगों ने इस कानून का बहुत फायदा उठाया, निश्चित रूप से आप भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल अपने आप को इस कानून के दायरे में लाने से बच रहे हैं, साफ दिख रहा है वो नहीं चाहते कि उनकी गिरेबा तक कोई हाथ पहुंचे और लोग उन तक पहुंच सकें और जान सके कि आखिर वो क्या काला पीला कर रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, तमाम मुद्दों पर जब राजनीतिक जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक पटल पर आ जाती हैं। जी, आपको देखकर मुझे लगता है कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, कोई नई बात नहीं है। जब ये आरटीआई का कानून बनाया गया था तब भी इसमें देश की संप्रभुता के साथ राजनीतिक पार्टियों को जोड़ कर रखा गया था कि अगर राजनीतिक हितों का कहीं उल्लंघन होता है तो आप जानकारी ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले से प्रावधान था, पहले से प्रावधान था। दरअसल क्या है कि ये लाने की बात की जा रही है, राजनीतिक पार्टियां इस कानून को रिकमेंड किसने किया था? आप अगर इसकी शुरुआत देखें तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज जो हैं, उन्होंने अरुणा जी हैं और अपने ये केजरीवाल और अन्ना जो हैं, ये सब इनमें मिलजुल के इनका एक प्रयास था जो सोनिया गांधी के संरक्षण में एक कमेटी बनाई गई, फिर उस पर काम हुआ और फिर पूरी तरह से इसको मुस्तैदी के साथ लागू किया गया। तो एनजीओज जी, चूंकि ये रिकमेंडेशन एनजीओज द्वारा की गई थी, तो एनजीओ को पहले ही बाहर रखा गया था। किस शातिराना तरकीब से कि अगर एनजीओ गवर्नमेंट की कोई एड लेता है तो वो एनजीओ आरटीआई के दायरे में आ सकता है, और अगर वो विदेशी कोई भी ग्रांट लेता है, विदेशी कोई भी एड लेता है तो वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो ये जो झंडा लेके घूमते हैं ना, अपने आप को बहुत पाक साफ बताने वाली, एनजीओज भी वैसे ही हरकतें करते हैं जैसी राजनीतिक पार्टियां। तो अगर ये बहुत ईमानदार थे तो एनजीओ को बिल्कुल वो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल वो बुनियादी तौर पर ही मैं उन्हीं में उस केजरीवाल की बात कर रहा हूं और दूसरा अरुणा जी की बात कर रहा हूं कि उनकी अगर ये इसको एनजीओ ने रिकमेंड नहीं किया होता तो एनजीओ पहले से इसके दायरे में लाए जाते। और राजनीतिक पार्टियों की आप अगर नियत को देखें प्रदीप जी, तो बहुत साफ है कि वो जिस पिछले 5 सालों में जिस तरह भ्रष्टाचार भारत में खुले हैं, आपको ये याद दिला दूं कि इसमें 90 नहीं 95% सिर्फ आरटीआई का हाथ है कि कोई भी एक अक्लमंद इंसान, आम नागरिक जो है भारत का जाता है और एक आरटीआई कहीं और लगाता है और जवाब कुछ और मिल जाता है। इसमें सिर्फ जवाब और खुलासा और भ्रष्टाचार ही नहीं हुए हैं। बात गौर तलब यह भी है कि इस कानून के को आगे इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। मध्य प्रदेश में भी आपको एक कांड याद होगा, महिला शैला मसूद का है, और पता नहीं कितनी शैला मसूद और कितने मसूद इस आरटीआई कानून की भेंट चढ़ चुके हैं। दरअसल क्या है कि जितनी भी राजनीतिक जमात है, ये सब जब भी आप इनके खिलाफ कोई बात होगी तो लामबंद हो जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी, कोई और पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब मिलके एक पटल पर खड़ी है कि हमें जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं देनी है। अभी आपने शरद यादव जी का बयान सुना, वो अब बयान कितना हास्यास्पद लगता है कि उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयुक्त के प्रति जवाबदेह हैं, हमें तो चुनाव आयुक्त को भी जवाब देना होता है, इसलिए हम जनता को क्यों जवाब दें? आप जनता से पैसा लेते हो, जनता के लिए चुनाव लड़ते हो,
जनता की क़यादत करने भाई के जी, लिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता जयपाल सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चौहान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपने आप को इस कानून से बाहर करने की कवायद शुरू कर दी है, आपको क्या लगता है? ये एक मिला जुला प्रयास है। कोई भी इस राजनीतिक दल जो है, जो स्थिति उन्होंने बना दी है, वो इस आरटीआई के दायरे में आना ही नहीं चाहते। आपने देखा हो कि ये सब के सब एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए एक साथ, और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो है पारदर्शिता आए कम से कम लोकतांत्रिक प्रणाली में। तो जयपाल जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से अब राजनीतिक दल एकजुट नजर आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक कवायद है और इसमें सफल होते नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि विधेयक लाकर इस दायरे से अपने आप को बाहर रखने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में एक आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, तमाम जो खुलासे हुए हैं और आने वाले समय में राजनीतिक दलों के जो खुलासे हो सकते थे, कहीं ना कहीं सब पे पटाक्षेप होता नजर आ रहा है? 100%। ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा ही जरूरी था कि राजनीतिक पार्टियां भी आरटीआई के दायरे में आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रशंसनीय काम किया था जब उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। सीआईसी ने उसको फॉलो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक दल ये विधायिका का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से इन्होंने इस सब के पीछे एकजुटता दिखाई है, ऐसे एकजुटता और मुद्दे पे क्यों नहीं दिखाते? तो ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि सब राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं चौधरी साहब, इसको अगर चोर चोर मौसेरे भाई कहें तो कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अच्छा, मैं चौधरी साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे कि आप कम से कम 15 से 20 आरटीआई रोज लगाते हैं, तो आपको मौजूदा हालात में भी किस कदर दुश्वारियों का सामना पेश आता है? किस किस तरह से जवाब देने की, अब अपने आप बचने की कोशिश करते हैं सरकारी अमला? ये लगातार ये आरटीआई एक बड़े प्रशंसनीय प्रयास हुआ था कि जो राजनीतिक सिस्टम है हमारा, उसमें पारदर्शिता लाई जाए, कम से कम जनता के प्रति एक जवाबदेही तो इनकी बने, डर तो हो पैदा। लेकिन लगातार जो जिस तरह के प्रयास, जो मेरा अनुभव तो ये बताता है कि अभी इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हो वो उसी ढर्रे में अभी तक ढले हुए हैं, तो बड़ा समय लगेगा। और अगर इस तरह का प्रयास चलता रहा, जैसे कि अभी राजनीतिक दलों ने ये सब एक इकट्ठा होकर पूरे पार्टियों को इससे बाहर करने के बाद, कल हो सकता है कि और भी कई और चीज भी इसके दायरे से बाहर कर दें, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। चौधरी साहब, इसमें मेरे ख्याल से पहले से ही 11 चीजों को बाहर रखा गया है और उन 11 चीजों को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि जब भी सरकार चाहे तो किसी भी जवाबदेही से बच सकती है। पहले से उतनी चतुराई पहले से ही दिखाई गई है, मगर हो ये रहा है कि लोकल स्तर पर, छोटे स्तर पर हम जब आरटीआई लगाते हैं तो बड़ी जानकारियां छोटे लेवल पर अधिकारी समझ नहीं पाते, उसकी जो गोपनीयता है, पेचीदगियां हैं, और वो आसानी से उसको रिलीज कर देते हैं और सरकार कहीं ना कहीं उन सब मामलों में और अधिकारी उन मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां कम से कम ये कोशिश कर रही हैं कि वो जो खेल खेलती है राजनीति के पीछे, जनता से पैसा लेने का, जनता के प्रति और जो भी वो वादे करके जाते हैं, आरटीआई के दायरे में अगर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल आते हैं तो उनसे सवाल किया जा सकता है कि आपने फला सभा में, फला जनसभा में ये वादा किया था, वो घोषणा की थी, उस घोषणा पे आपने क्या अमल किया? आप मंत्री भी बन गए या मुख्यमंत्री भी बन गए या प्रधानमंत्री भी बन गए, तो उनकी जवाबदेही पर वो कार्य उनको पूरा करना पड़ सकता है, जनता को किए गए वादे पूरे करने पड़ सकते हैं, और अपने खजानों से जो अपार अकूत दौलत जो है उसका हिसाब देना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई राजनीतिक बच्चा भी, पार्टियां तो बहुत दूर की बात है, इसकी सहमति बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। सवाल ये है कि आरटीआई, जहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ह्यूमन राइट है, इंसानी हक है, भारतीय का हक है, इसके लिए पैसा भी नहीं होना चाहिए था। हम आरटीआई के तरीके, हमें एक ह्यूमन राइट के लिए, एक इंसानी हकूक के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी, यही इस देश में अफसोस की बात है। प्रदीप जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल खुलासे के साथ कि हम जिस तरह से भारत में गवर्नेंस, जो
प्रशासनिक अमला जी। है, वो जिस तरह आज भी एग्जीक्यूट करता है, वो बिल्कुल कंपनी सरकार, जब भारत गुलाम था जिस तरीके से सरकारी अधिकारी हकीर समझते थे, बिल्कुल बिल्कुल उसी मजबूर कानून के तहत जनता को उन्हीं- बिल्कुल भाव नहीं देते थे। आज भी कोई सरकारी नौकरी का फीता चढ़ने के बाद इंसान भारतीय मानव को मानव नहीं समझता है, वो उसको गुलाम समझता है। ये वो मानसिकता है जो कंपनी राज में गुलाम भारत में हुआ करती थी, वो आज भी जारी है। और राजनीतिक दलों ने आरटीआई के दायरे से अपने आप को बाहर करके ये साबित कर दिया है कि भारत की जनता भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जयपाल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से वाहिद जी कह रहे हैं, आने वाले समय में आम जनता जो है उसके साथ कहीं ना कहीं छलावा होता दिखाई दे रहा है? अगर कहीं कोई राजनीतिक दल किसी भी तरह का कोई काम करता है जिसकी जानकारी एक आम आदमी चाहता है कि उसको होनी चाहिए क्योंकि वो उसका हक है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राजनीतिक दल अपने आप को बचा ले जा रहे हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल वाहिद जी की बात बिल्कुल 100% सही है। देखिए, कई बारी हम अगर वो बात करें तो ये ऑफ द रिकॉर्ड कभी बहुत सारे लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा। भी आपने हाल में बयान सुना होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह का, उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए एक एक सीट पे खर्च हो रहे हैं। जी, तो जी। कहीं ना कहीं यानी एक जो बहुत बड़ा ब्लैक मनी का इनपुट है, वो राजनीतिक दलों के थ्रू चुनाव में खर्चा होता आ रहा था। तो जब जो सीआईटी का ये प्रयास एक बड़ा प्रशंसनीय प्रयास था, अगर ये इस पे अमल जामा पहनाया जाता तो जो ये चुनाव में ब्लैक मनी का जो इनपुट है और जो प्रयास होता है जनता को किसी न किसी तरह अपने साथ जोड़ने का, साम दाम दंड भेद के साथ, इस पर एक कुठाराघात हो सकता था। लेकिन कई राजनीतिक दल सारे के सारे हमाम बिल्कुल जैसे सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अगर उचित तो ये रहता कि ये और पारदर्शिता दिखाते, और राजनीतिक दलों में आपने देखा होगा कोई विरोध ही नहीं हो रहा है। तो ये चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद संकेत है। नहीं, इसमें चौधरी साहब, एक तो विरोध नहीं हो रहा है, दूसरा आप देखते हैं कि ये आत्ममंथन नहीं करते हैं या कागज पे कुछ लिखा हुआ पढ़ते लिखते नहीं है। अभी मिस्टर नकवी एक बयान दे रहे थे कि वो भी यही कह रहे थे कि हम तो जवाबदेह अकाउंटेबल होते हैं चुनाव आयोग के। क्या ये मिस्टर नकवी ये बताएंगे कि कौन अधिकारी अकाउंटेबल नहीं होता है जिनकी सूचनाएं आपने आरटीआई के दायरे में लाई है? हर अधिकारी छोटे से लेके बड़े तक एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होता है, सरकार के प्रति अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेह होता है। ये कौन सी जवाबदेही की बात कर रहे हैं या बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं भारतीय जनता को? मैं समझ नहीं पाता कि नेता भारतीय जनमानस को समझते क्या है। ये बड़ी बेशर्मी से बयान दे रहे हैं कि हम तो चुनाव आयुक्त के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, इसलिए हमें आरटीआई के दायरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है ये, कौन सी भाषा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जयपाल जी, क्या कहेंगे आप? अगर ये कहा जाता है, मुख्तार अब्बास नकवी अगर ये कहते हैं कि वो चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हैं, तो आपको लगता है सिर्फ इतने से काम चल जाता है? आम आदमी अगर जानना चाहता है कि किस तरह से पैसा आया, कहां से आया, कहां जा रहा है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त सीमा सोनी जो कि कांग्रेसी नेता हैं फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों राजनीतिक दल अपने आप को आरटीआई के दायरे में लाने से बच रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आरटीआई में अगर आम जनता को भी अगर ये दिया जाता है कि उनका भी जो भी संपत्ति का ब्यौरा उनको भी देना चाहिए आरटीआई के तहत, तो फिर नेताओं को भी देना चाहिए। अगर आम जनता को नहीं देने का ये मुद्दा है तो फिर नेताओं को भी नहीं देना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब, अगर अब मैं वाहिद नसीम बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल को जरा विस्तार से करना चाहता हूँ, जरा ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन लीजिएगा। मेरा सवाल आपके सवाल के जवाब में है कि आप कहती हैं कि आम जनता अगर अकाउंटेबल हो, अगर वो आरटीआई के दायरे में आना चाहे तो राजनीतिक पार्टियां भी आ सकती है। मैं आपको ये बात जानकारी दे दूं कि आम इंसान एक्साइज के दायरे में आता है, सेल टैक्स के दायरे में आता है, इनकम टैक्स के दायरे में आता है, सर्विस टैक्स के दायरे में आता है, और तमाम राजस्व के जितने कवानीन हैं वो एक आम आदमी पर लागू होते हैं, जो कि जिसमें से आधे भी राजनीतिक पार्टियों पर लागू नहीं होते। राजनीतिक पार्टी सेल टैक्स नहीं देती, राजनीतिक पार्टी एक्साइज नहीं देती, सर्विस टैक्स नहीं देती। उनकी मॉनिटरिंग का कोई जरिया नहीं है कि वो इनकम टैक्स में जो दिखाए सो दिखाए, उसके अलावा राजनीतिक पार्टियों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप आम आदमी से तुलना करते हैं तो आम आदमी से तुलना करने का या तो सर्विस क्लास है जो नौकरी सबके सामने आती है उस आदमी के घर में, या अगर वो बिजनेस करता है तो वो 50 स्टेज पर अपना हिसाब पे करता है। राजनीतिक पार्टियां कितने स्टेज पर हिसाब पे करती हैं, जरा बताएंगे आप? सीमा जी बताएं।
नहीं देखिए, जो टैक्स जितने भी आपने अभी गिनाए वो तो सारे पॉलिटिशियंस भी देते हैं ना, सारे टैक्स। राजनीतिक तो सवाल दलों की बात आ रही है। राजनीतिक सीमा अकाउंट जी। का है सीमा जी, राजनीतिक दलों की बात अकाउंट आ का है। राजनीतिक पार्टी के दल के अकाउंट पर क्या ये लागू होते हैं? होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। ये सेल टैक्स और आप सर्विस टैक्स इन पे कैसे लागू होते हैं? नहीं होते हैं सीमा जी, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। जी सीमा जी बताएं फिर। अब ऐसी स्थिति में जबकि ये इस तरह के टैक्स पे नहीं करते हैं जो आम जनता पे करती है, तो आप कैसे मान सकती हैं कि ये अपने सारे ब्यौरे जो देते हैं? और सीमा जी, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, द्वेष से हम बात नहीं कर रहे हैं, बड़े प्रेम से एक बात की चर्चा कर रहे हैं। बड़ी भारतीय जनमानस के लिए हम इस मंच को लेकर आते हैं और चर्चा करते हैं। बड़ी विनम्रता से मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी है वो चंदा वसूल करके अपनी जिंदगी नहीं चलाता है। वो आम इंसान कमाता है, काम करता है, मेहनत करता है, प्रोडक्शन करता है, गेहूं उगाता है, फल उगाता है, काम करता है, मशीनें बनाता है। राजनीतिक पार्टियां जनता से पैसा लेती हैं, सरकार से पैसा लेती हैं। राजनीतिक पार्टियों का खेत नहीं होता जिसमें से वो पैसे उगा के अकाउंट में लाती हों। कोई फैक्ट्री राजनीतिक पार्टी के, हमने ये फैक्ट्री लगा दी है, कांग्रेस की ये फैक्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी की ये फैक्ट्री है, इससे जो कमाई होगी उससे राजनीतिक पार्टी चलेगी। ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है, और जनता को हिसाब देने में आपको तकलीफ है? जी सीमा जी बताएं। जनता का साथ देने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई नेता बना है तो वो जनता की सेवा और देश की सेवा के लिए ही नेता बना है। जी जी। ऐसा नहीं है। और जो कोई भी बंदा नेता है वो उसका भी अपना कुछ ना कुछ बिजनेस है, फैक्ट्री है, या कोई भी प्रोफेशनल कुछ ना कुछ उसका तो बिजनेस है ही है ना। आप इंडिविजुअली सीमा जी आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उनका इंडिविजुअल बिजनेस है, मगर वो इंडिविजुअल बिजनेस से राजनीतिक पार्टियों को आप एमपी या एमएलए होने के बाद चंदा कितना देते हैं? क्या उतने चंदे भर से जो आपने नंबर 1 में आंकड़े पेश कर सकता हूं कि क्या उनसे पार्टियां चलती हैं? आप देश की जनता से पैसा नहीं लेते क्या? अगर आप देश की जनता से चंदा लेते हैं तो देश की जनता को हिसाब देने में आपको परेशानी क्या है? बात हिसाब देने की है। आप आम जनता की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिशियंस को चंदा तो ये आम जनता के बीच से ही जो बंदा है वो देता है ना। तो यही तो जानकारी वाली बात है। मैं भी वही कह रहा हूँ, कहां से आखिर पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? वो पैसा जो आ रहा है जनता के बीच से, वो पैसा जनता के पार्टी के पर्टिकुलर नेता के अकाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे से बाहर होती हैं तो राजनीतिक जो उनका कंबाइन अकाउंट होता है उसके हिसाब किताब की हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक पटल पे उनकी कमेटी के जो फैसले होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, उनकी हम जानकारी की बात कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक नेता की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पार्टी बाहर हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा बाहर हो रहा है जो कि जनता के पैसे से चलता है, देश के पैसे से चलता है। पूर्णतः जवाबदेह सबसे पहले जिसे होना चाहिए उसी को आरटीआई के दायरे से बाहर कर रहे हैं, तो बाकी पर हम आपकी नियत पर क्या माने? नहीं देखिए, आज एक छोटे से मुद्दे पे जी आजकल मीडिया, जिसको हमारे देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, जी जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया है, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हमारी जो जनता है वो इतनी अवेयर है और अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक हो चुकी है जी। तो ये चीज ये है कि अगर जब सारी बातें आप लोगों के माध्यम से जनता को जब पता चल ही रही है तो इतना घमासान हो रहा है। और जब आरटीआई के तहत अगर कुछ ऐसी निजी बातें होती हैं जो हमारे देश में सदियों से परंपरा चली आई है, जब राजा महाराजा भी थे तो कुछ ऐसी निजी बातें थी जो प्रजा तक के मंत्रिमंडल से बाहर नहीं जाया करती थी। सीमा जी, राजनीतिक दल जो है वो कभी भी निजी नहीं हो सकते। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आप फिर से वही राज लाना चाहते हैं, राजतंत्र, आप यानी कि डेमोक्रेसी से। प्रदीप जी मेरी बात सुनिएगा, सीमा जी भी से गुजारिश करूंगा मेरी बात सुने आप। यानी ये आपकी बात का यहाँ मतलब निकलता है कि राजा महाराजाओं का जो मंत्रिमंडल होता था वो गोपनीय रखते थे, जनता को कुछ नहीं बताते थे। उसी से बाहर करके डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र हम यहाँ लेके आए, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। यानी प्रजा की सरकार, प्रजा के चुने हुए लोग जाते हैं और प्रजा की पंचायत लगती है, प्रजा का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ राजा अब नहीं होता, मंत्री होता है। मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री होता है। राजा अब इस देश में नहीं होता है, यानी कि राजतंत्र नहीं है,
प्रजातंत्र है। पहली बात आप बात इसमें इसे जोड़ के दिखा रही हैं राजतंत्र से। इसका मतलब राजनीतिक दलों के दिमाग में जो सवालात उठते हैं जनता के कि वो जीतने के बाद उन्हें धमकाते क्यों हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते, मिलते क्यों नहीं, ये बात उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें समझ लेनी चाहिए कि ये राजनीतिक जमात क्या संदेश देती है। बेसिकली वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो राजा बन जाते हैं आपके वोट देने के बाद, और इसीलिए वो आपको जवाब देना नहीं आपके सवाल का संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे सीमा जी, बताइए क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, राजतंत्र बहुत पीछे छूट चुका है। नहीं, राजतंत्र पीछे छूट चुका है, मगर एक परिवार में भी जो मुखिया होता है, जी, जी। उसको लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अपने बच्चों नहीं, लेकिन सीमा जी सबसे बड़ी बात ये आती है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सार्वजनिक जीवन जीते हैं, सार्वजनिक हैं, इनको किसी तरह की जानकारी छुपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। सीमा जी आपकी जानकारी के लिए प्रदीप जी को रोकते हुए मैं दे दूं कि 11 से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल खुफिया रखा गया है आरटीआई के दायरे से बाहर, जहां देश का मामला आता है, रक्षा का मामला आता है, वित्त का मामला आता है देश के, उस और विदेशी ऐसे बिंदुओं में शामिल कर लिया गया, उन बिंदुओं पर शामिल करके 11 मामलों को बिल्कुल डिसाइड किया गया है कि देश की सुरक्षा या कुछ गोपनीयता यहाँ रखी जानी चाहिए, तो वो बिल्कुल। और यहाँ तक के अब इस आरटीआई के दायरे में एक और छूट दी गई थी कि अगर किसी इंसान की निजता भंग होती हो तो 48 घंटों के अंदर भी आरटीआई का जवाब देना चाहिए। मगर क्या ऐसा हो पाया? एक मिसाल भी पूरे भारत में आपको अभी नहीं मिलेगी इस तरह की, इस तरह का लागू हो पाया हो। मैं ये बात कह रहा हूँ सीमा जी, बड़ी दयानतदारी से एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जी समय की कमी है, सीमा जी से हम उनका जवाब जानना चाहेंगे। सीमा जी बताइए क्या कहना चाहेंगी संक्षिप्त में? नहीं, देखिए, अगर सबको अगर जानने का हक है तो आरटीआई के तहत अगर जनता अगर जानना चाहती है तो ये चीज होना चाहिए। जी जी। तो इसमें एक मतलब एक चुनाव होना चाहिए, एक वोटिंग होनी चाहिए कि जनता क्या चाहती। जनता अगर चाहती है कि उनके नेता आरटीआई में आए, जिस तरीके से जनता अपने पसंदीदा नेता को चुनकर मंत्रिमंडल में भेजती है, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो मतलब देश के बीच में केंद्र सरकार में हो, तो उसी तरीके से एक अपील या आप लोग मीडिया के माध्यम से एक वोटिंग करा सकते हैं, एक सर्वे करा सकते हैं। सीमा जी हम आपसे आपका एक पर्सनल वर्जन चाहेंगे। सीमा जी हम आपसे एक पर्सनल आपका वर्जन चाहेंगे। जिस तरह से राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही है या गलत? सिर्फ एक शब्द में आप बता दीजिए। गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने अपनी राय रखी। निश्चित रूप से राजनीतिक दल जिस तरह से अपने आप को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद नहीं की जा सकती कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक दल अपने आप को आरटीआई के दायरे में रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं चाहते कि आम जनता के बीच आ सकें। घोषणा पत्र हो सकते हैं, घोषणा हो सकते हैं, वादे हो सकते हैं, जो समय आने पर एक हथियार के रूप में आम जनता उनके खिलाफ उपयोग कर सकती है। इसी से बचने के लिए शायद ये कवायद की जा रही है और इसमें सभी दल जो हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से खुलासा हुआ है, सामने आया है, सभी राजनीतिक दल, सिर्फ एक राजनीतिक दल को छोड़कर सभी ये चाह रहे हैं कि आरटीआई से बाहर रहें, ताकि आम जनता के बीच उनकी बातें ना पहुंच सकें और वो जवाबदेह ना हो सके। आर पार में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम अति क्रांतिकारिता के चक्कर में पूरी तरह चुनाव आयोग के भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्वयं की वेबसाइट पर भी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हुई हैं।